नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर, जो हाल ही में एक नेशन वाइड बैन लगा है उस पर। ये खबर काफी अचानक आई और इसने इंडस्ट्री और लाखों गेमर्स को चौंका दिया। नमस्ते। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसके जो असर है वो कई लेवल्स पर महसूस होंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो एनालिसिस है, वो इसके अलग अलग पहलू समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही है कि हम समझें कि असल में बैन क्या हुआ है, सरकार ने ये क्यों किया, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं और शायद सबसे जरूरी, भारत के डिजिटल लैंडस्केप के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। जरूर। सबसे पहले तो ये साफ करना जरूरी है कि भाई बैन हुआ क्या है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग तो बहुत बड़ा टर्म है। सही का। तो जानकारी के मुताबिक सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 लागू किया है। अब इसका मेन पॉइंट क्या है? इसका कोर पॉइंट ये है कि भारत में अब किसी भी तरह का ऑनलाइन गेम जिसमें रियल मनी मतलब असली पैसा इन्वॉल्व हो, चाहे वो लगाने में हो, जीतने में या हारने में, वो पूरी तरह से बैन हो गया है। और ये नेशन वाइड है, किसी एक स्टेट के लिए नहीं। तो रियल मनी गेम्स, इसका मतलब क्या हुआ? कौन कौन से गेम्स आगे इसमें? देखिए, इसमें वो सारे गेम्स आगे जहां प्लेयर पैसा लगाता है खेलने के लिए या जीतने की उम्मीद से। सोर्सेज में खास तौर पर फैंटेसी स्पोर्ट्स का जिक्र है। अच्छा, फैंटेसी स्पोर्ट्स। हाँ, जहां आप वर्चुअल टीम बनाते हैं रियल प्लेयर्स के बेसिस पर। फिर ऑनलाइन रमी है, पोकर है, या ऐसे ही कोई भी कार्ड गेम्स जहां पैसे का लेन देन है, वो सब अब इलीगल है। मतलब बेसिक फंडा ये है कि अगर किसी ऑनलाइन गेम में पैसा लग रहा है दांव पर, तो वो अब बैन है। इसका मतलब ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, ज़ूपी जैसे जो बड़े नाम थे, बिल्कुल, और बहुत से छोटे स्टार्टअप्स भी जिनके कैश कॉन्टेस्ट चलते थे, वो अब ये सब ऑपरेट नहीं कर सकते लीगली। ये तो मतलब रातों रात हुआ एक तरह से। बिल्कुल। और ये सिर्फ गेम ऑपरेट करने वाली कंपनियों तक ही नहीं है, कानून का दायरा काफी फैला हुआ है। सोर्सेज बताते हैं कि इन बैन हुए रियल मनी गेम्स का किसी भी तरह का एडवर्टाइजिंग, चाहे टीवी पर हो, डिजिटल हो, प्रिंट हो, वो गैर कानूनी है। इनको प्रमोट करना, किसी भी तरह से बढ़ावा देना, वो भी मना है। एडवर्टाइजिंग की बात हुई तो इसमें सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी आ गए। हमने देखा है कई बड़े स्टार्स ऐसे एप्स को एंडोर्स कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। कानून साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति, सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो, वो इन बैन हुए गेम्स को प्रमोट नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, पेमेंट गेटवेज, बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अच्छा, वो इन गेम्स के लिए पैसों के लेन देन को आसान नहीं बना सकते। मतलब पूरे इकोसिस्टम को टाइट करने की कोशिश है। तो ये सिर्फ ऐप बंद करने वाली बात नहीं, ये तो पूरे सिस्टम पर ही शिकंजा कसने जैसा है। जैसा एक जगह कहा भी गया है कि आज से ऑनलाइन पैसे का दांव लगाकर खेला जाने वाला कोई भी खेल कानूनी नहीं रहा। ये तो वाकई बड़ा डिसिसिव स्टेप है। कोई शक नहीं, ये इंडियन ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में एक भूचाल की तरह है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने इतना सख्त और इतना अचानक लगने वाला कदम उठाया क्यों? क्या लॉजिक दिया है सरकार ने? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सोर्सेस के हिसाब से सरकार ने कई चिंताएं बताई हैं। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है रियल मनी गेमिंग एप्स की बढ़ती लत, एडिक्शन। कई रिपोर्ट्स का जिक्र है कि लोग, खासकर युवा, इन गेम्स के आदी हो रहे थे, बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगा रहे थे। और ये लत सिर्फ टाइम वेस्ट तक नहीं थी, इसके सीरियस नतीजे भी थे, जैसे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस। कई केसेस सामने आए जहां लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स गंवा दी, कर्ज में डूब गए। कुछ जगह तो ये भी मेंशन है कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी। हाँ, और पैसे के नुकसान के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ रहा था, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा था। हारने का प्रेशर, कर्जा चुकाने की टेंशन और खेलते रहने की जो तलब होती है, इन सब का दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। और दुख की बात है, कुछ सोर्सेज में हाल की दुखद घटनाओं जैसे सुसाइड्स का भी जिक्र है, जिन्हें इन गेम्स में हुए नुकसान से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा एक और सीरियस कंसर्न जो सरकार ने उठाया है, वो है इन प्लेटफॉर्म्स का पॉसिबल मिसयूज, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग भी? हाँ, मतलब अवैध पैसे को लीगल बनाने के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है, ऐसी आशंकाएं हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कैसे बड़ी रकम को छोटे छोटे स्टेक्स के जरिए रूट किया जा सकता है,
ताकि पैसे का असली सोर्स छिप जाए। तो कुल मिलाकर सरकार का स्टैंड ये है कि ये कदम नागरिकों की सेफ्टी के लिए है, खासकर युवाओं और वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो एक सेफ डिजिटल स्पेस बनाना चाहते हैं जहां लोगों का शोषण ना हो। जैसा एक ऑफिशियल बयान का सार है, मकसद है मेंटल हेल्थ बचाना, फाइनेंशियल रिस्क कम करना और इलीगल एक्टिविटीज को रोकना। ये सरकार का ऑफिशियल पक्ष है, लेकिन सिर्फ इरादा बताना काफी नहीं होता। किसी कानून को असरदार बनाने के लिए उसे लागू करने का सिस्टम और सजा का प्रावधान भी जरूरी है। तो इस बिल में पेनल्टीज के बारे में क्या है? ये एक और एरिया है जिस पर काफी जोर है और ये दिखाता है कि सरकार इसे कितनी सीरियसली ले रही है। कानून तोड़ने पर सजा काफी सख्त है। किस तरह की सजा? क्या सिर्फ कंपनियों पर लागू होती है? नहीं, जैसा हमने पहले भी कहा, दायरा बड़ा है। अगर कोई कंपनी ये बैन हुए रियल मनी गेम्स चलाती हुई पाई जाती है तो सोर्सेस के मुताबिक उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 1 करोड़? उन्हें 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये गेमिंग कंपनियों के लिए बहुत बड़ा झटका है, खासकर छोटे और मीडियम साइज वाले स्टार्टअप्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 3 साल जेल, ये वाकई सीरियस है। और सेलिब्रिटीज या प्रमोटर्स के लिए क्या है? उनके लिए भी कड़ी सजा है। अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई भी व्यक्ति इन बैन हुए गेम्स को एडवर्टाइज या प्रमोट करता पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में 50 लाख तक का जुर्माना। ये एक क्लियर मैसेज है एंडोर्समेंट करने वालों के लिए। और पेमेंट सिस्टम्स, बैंक और पेमेंट एप्स भी हैं इसके दायरे में? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई पेमेंट एग्रीगेटर, बैंक या कोई और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जानबूझकर इन इलीगल गेम्स के लिए ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है तो उन पर भी केस चल सकता है और सजा हो सकती है। मतलब पूरी सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश है। गेम बनाने वाले, प्रमोट करने वाले और पैसे के लेन देन में मदद करने वाले, सब पर जिम्मेदारी डाली गई है। तो ये साफ है कि सरकार सिर्फ घोषणा करके नहीं उग रही, इसे सख्ती से लागू करने का इरादा है। जैसे एक सूत्र ने कहा, ये सिर्फ नाम के नियम नहीं है। कंपनियों से लेकर सेलिब्रिटीज और बैंकों तक सबको सीरियस लीगल और फाइनेंशियल नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ये सब सुन के तो ऐसा लगता है कि शायद इंडिया में अब हर तरह की ऑनलाइन गेमिंग ही बंद हो गई है। क्या वाकई ऐसा है या इसमें कुछ न्यूएंस है? ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग है। जवाब है नहीं, सब तरह की ऑनलाइन गेमिंग बैन नहीं हुई है। कानून बहुत क्लियरली रियल मनी गेमिंग को टारगेट करता है। तो फिर लीगल क्या है अभी भी? किस तरह के गेम्स लोग खेल सकते हैं? देखिए, जो चीजें पूरी तरह लीगल हैं उनमें सबसे पहले आता है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स? हाँ, यानी प्रोफेशनल वीडियो गेमिंग कंपटीशन, जहां प्लेयर्स या टीम्स वीडियो गेम्स में compete करती हैं, अक्सर ऑडियंस के सामने और प्राइज मनी के लिए। ये स्किल बेस्ड कंपटीशन माने जाते हैं और इन पर कोई रोक नहीं है। ई स्पोर्ट्स के अलावा? इसके अलावा एजुकेशनल गेम्स जो सीखने सिखाने के लिए बनाए जाते हैं वो भी पूरी तरह लीगल हैं। और सबसे बड़ी कैटेगरी है कैजुअल और सोशल गेम्स की। अच्छा, ये वो गेम्स हैं जिन्हें लोग सिर्फ फन के लिए खेलते हैं, बिना किसी पैसे के दांव के। जैसे पजल गेम्स हो गए, स्ट्रैटेजी गेम्स या दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर गेम्स। जब तक उनमें रियल मनी इन्वॉल्व नहीं है वो लीगल है। तो मेन फर्क ये है कि क्या आप पैसे लगाकर खेल रहे हैं या सिर्फ एंटरटेनमेंट या स्किल के लिए। अगर कोई कैंडी क्रश खेल रहा है या ऑनलाइन चेस या कोई स्टोरी बेस्ड एडवेंचर गेम जिसमें पैसा नहीं लग रहा तो कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल सही। बैन का फोकस पूरी तरह उन गेम्स पर है जहां पे टू प्ले या पे टू विन वाला मॉडल है रियल करेंसी के साथ। जैसा एक रिपोर्ट में साफ किया गया, पैसे जीतने या हारने के इरादे से खेली जाने वाली ऑनलाइन गेमिंग बैन है, लेकिन स्किल बेस्ड ई स्पोर्ट्स और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गेमिंग पर रोक नहीं है। ये फर्क समझना जरूरी है। ठीक है, तो हमने समझा कि क्या बैन हुआ, क्यों हुआ, सजा क्या है और क्या अभी भी लीगल है। अब आते हैं इसके ब्रॉडर इम्पैक्ट पर। ये बैन भारत की गेमिंग इंडस्ट्री, इकोनॉमी और शायद डिजिटल फ्यूचर पर क्या असर डालेगा, ये पहलू बहुत जरूरी लगता है। निश्चित रूप से, और इसके असर मल्टी डायमेंशनल और गहरे हो सकते हैं। सबसे पहला और डायरेक्ट असर तो इकोनॉमिक है। अलग अलग सोर्सेज और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का अंदाजा है कि इंडिया में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग मार्केट बैन से ठीक पहले करीब 23,000 करोड़ का था। 23,000 करोड़, ये आंकड़ा, ये वाकई बहुत बड़ा है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हजारों, शायद लाखों लोगों की जॉब्स पर असर पड़ेगा। डेवलपर्स, डिजाइनर्स, मार्केटर्स। हाँ, पूरी वैल्यू चेन। जॉब लॉसेस एक बड़ी चिंता है। इसके अलावा इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था, डोमेस्टिक हो या फॉरेन, उस पर भी एकदम से ब्रेक लग गया है। कई स्टार्टअप्स जिन्होंने हाल ही में फंडिंग उठाई थी, उनका फ्यूचर अब अनसर्टन है। और फैंटेसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, जो खासकर क्रिकेट जैसे बड़े इवेंट्स के टाइम पीक पर होते थे, वो अब लीगली नहीं हो पाएंगे। इससे यूजर एंगेजमेंट और रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स खत्म हो गया। ये तो हुए डायरेक्ट इकोनॉमिक और जॉब्स वाले असर, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने एक और पॉसिबल नतीजे की तरफ इशारा किया है, जो शायद सरकार के इरादे के उलट चला जाए। आप शायद इलीगल या ग्रे मार्केट की तरफ शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कई एनालिस्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ये चिंता जताई है कि जब लीगल और रेगुलेटेड रास्ते बंद हो जाते हैं, तो अक्सर यूजर्स अनरेगुलेटेड और इलीगल ऑप्शंस ढूंढते हैं। हो सकता है लोग अब ऑफशोर बेटिंग साइट्स या ऐसे गैर कानूनी एप्स यूज करना शुरू कर दें जो इंडियन कानूनों के दायरे से बाहर है। और ये इलीगल प्लेटफॉर्म्स अक्सर और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, फेयर प्ले की गारंटी नहीं, यूजर्स का डेटा सेफ नहीं होता, और अगर कोई फ्रॉड होता है तो कंप्लेंट या समाधान का कोई इफेक्टिव तरीका भी नहीं होता। तो आयरनी यह है कि यूजर्स को बचाने के लिए उठाया गया कदम शायद उन्हें और भी बड़े रिस्क की तरफ धकेल दे। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक तरफ सरकार का इरादा है नागरिकों को नुकसान से बचाने का, दूसरी तरफ एक बड़ी लीगल इंडस्ट्री खत्म हो रही है और इलीगल मार्केट के पनपने का खतरा बन रहा है। जैसा एक आर्टिकल में कहा गया, ये बैन भारत की डिजिटल इकोनॉमी के एक अहम हिस्से को खत्म कर देगा और साथ ही ये अंडरग्राउंड इलीगल गैम्बलिंग के रास्ते बना सकता है, जिन्हें कंट्रोल करना और भी मुश्किल होगा। ये निश्चित रूप से भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। देखना होगा भी सरकार इस बैन को जमीन पर कैसे लागू करती है और इलीगल एक्टिविटीज को रोकने में कितनी कामयाब होती है, और इसका भारत की डिजिटल इंडिया पहल और एक मेजर स्टार्टअप हब बनने की एम्बिशन पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए इस पूरी चर्चा के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर समराइज कर लेते हैं। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 के जरिए देश भर में उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगा दिया है जिनमें असली पैसा इन्वॉल्व है। सरकार ने इसके पीछे गेमिंग एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉस, मेंटल स्ट्रेस और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी इलीगल एक्टिविटीज को रोकने का तर्क दिया है। मकसद नागरिकों, खासकर युवाओं और परिवारों को प्रोटेक्ट करना है। कानून तोड़ने पर सख्त सजा है। कंपनियों के लिए 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और 3 साल तक जेल। सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स के लिए 50 लाख रुपए तक जुर्माना और 2 साल तक जेल, और पेमेंट प्रोवाइडर्स पर भी एक्शन हो सकता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ई स्पोर्ट्स, एजुकेशनल गेम्स और वो सभी कैजुअल या सोशल गेम्स जिनमें पैसे का दांव नहीं लगता, वो अभी भी पूरी तरह लीगल हैं। बैन सिर्फ रियल मनी गेमिंग पर है। और आखिर में इसका फौरी असर 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री पर पड़ा है, जिससे बड़े पैमाने पर जॉब लॉस का खतरा है। साथ ही एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है कि यूजर्स अब ज्यादा रिस्की इलीगल प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं। ये इंडिया के डिजिटल फ्यूचर और उसकी रेगुलेटरी पॉलिसीज के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ है, जिसके दूरगामी नतीजे होंगे। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, जो शायद सोर्सेज में सीधे तौर पर ना हो, लेकिन इस सिचुएशन से निकलता है। ये बैन भारत में लीगल गेमिंग सेक्टर के डेवलपमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे ई स्पोर्ट्स या कैजुअल गेम डेवलपमेंट? क्या अब ज्यादा फोकस टैलेंट और इन्वेस्टमेंट इन एरियाज में जाएगा क्योंकि रियल मनी गेमिंग का ऑप्शन खत्म हो गया है? ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। हो सकता है हम ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में ज्यादा ग्रोथ देखें, या इंडियन डेवलपर्स अब ग्लोबल मार्केट के लिए ज्यादा इनोवेटिव कैजुअल या सोशल गेम्स बनाने पर फोकस करें। लेकिन एक और पहलू भी है, इन नए रूल्स के जवाब में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किस तरफ जाएगा? क्या हम लीगल दायरे में रहने के लिए नए गेमिंग मॉडल्स देखेंगे, या फिर जैसा अक्सर होता है, क्या रेगुलेशन से बचने के लिए भी नई, शायद इल्लीगल तरकीबें सामने आएंगी? टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व होती रहती है, चाहे वो नियमों के अंदर या बाहर। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये सेक्टर अगले कुछ सालों में कैसे शेप लेता है।